गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वर्कशीट में आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और नीचे एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं। तो पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ सीरियस इशू एंड वी ऑल नीड टू थिंक अबाउट इट कलेक्टिवली। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत सीरियस इशू है और इसके लिए हमें मिलकर सोचना होगा। द रीज़न फॉर इट इज़ इंक्रीज्ड ह्यूमन एक्टिविटी। इसका जो मेन रीज़न है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि ह्यूमन द्वारा की गई कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनके कारण ये इंक्रीज़ हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग सब दुनिया को बोलते हुए देखते हो। इसका मतलब ये है कि जो ग्लोब है, जो हमारा जो पृथ्वी है, वो धीरे धीरे वार्म होती जा रही है, यानी कि उसके अंदर गर्मी बढ़ती जा रही है। दरअसल होता क्या है, जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये है तो बहुत कम मात्रा में, लेकिन ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। और ये कैसे गर्म होती है? जो गाड़ियों का धुआं निकलता है, जो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, और कोयले का धुआं, ये जितना भी मतलब एयर पॉल्यूशन है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो धीरे धीरे गर्म होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो आसपास का जो वातावरण है उसको भी गर्म कर देती है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि जैसे जैसे वातावरण गर्म होता जाता है तो जो आइस जो पृथ्वी के हिमालय रीजन में है और अल्प्स पर्वत पर है, मतलब जितने भी पर्वतों पर जमी हुई आइस है और ग्लेशियर्स हैं, वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं। और उससे क्या होता है कि नदियों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने के साथ साथ फिर समुद्र तल भी बढ़ जाता है, और जैसे जैसे समुद्र तल जो है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा कि जो पृथ्वी है, यानी कि जो हमारा, एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे जैसे पानी का तल जो है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये जो धरती है ये डूबती चली जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है, हर साल जो है ये आधा मीटर, हाफ मीटर जो है ये डूबता जा रहा है हर एक जो तट है। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही इम्पैक्ट है। ये जितने भी ग्लेशियर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वाइट वाइट कलर के ऊपर और नीचे, तो ये जो होता है, ये ध्रुवों पे जमी हुई बर्फ़ जो होती है ये पिघलने लगती है, जो पोलर साइड में होती है। तो जैसे जैसे ये पिघलेगी तो समुद्र तल बढ़ता जाएगा और धरती जो है वो पानी के अंदर डूबती जाएगी। इसी को ही बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी सेम ही है, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना कभी भी, इसीलिए मैंने ढंग से समझा दिया। विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जैसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई तो क्या हुआ? द स्लो एंड ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट हैड बिगन। क्या हुआ कि धीरे धीरे एनवायरनमेंट जो है वो उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया। डिग्रेडेशन का मतलब है कि धीरे धीरे एनवायरनमेंट का नीचे की तरफ जाना, मतलब पतन स्टार्ट हो गया, ठीक है? जो हमारा वातावरण है उसका पतन स्टार्ट हो गया। नाउ वी कैन विटनेस अराउंड अस द क्लाइमेट चेंज, राइजिंग टेम्परेचर्स एंड डिस्टर्ब वेदर पैटर्न्स। अब क्या हुआ धीरे धीरे कि हम देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो जाता है और गर्मियों में बहुत तेज़ धूप पड़ती है, और साथ में जो टेम्परेचर है वो इतना हाई रहता है कि हम धूप में खड़े भी नहीं रह सकते। और डिस्टर्ब वेदर्स यानी कि जो मौसम आने का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है। वाई डू वी नीड टू वरी अबाउट इट एंड वट कैन वी डू टू सेव अवर अर्थ? हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? Some of the expected impacts. Some of the expected impacts on our life are damage to our homes, floods or fires. Outdoor work could become unbearable, higher electrical bills and more blackouts, rising taxes, more allergies and health risks. Food will be more expensive and variety may suffer. Water quality could suffer. Outdoor exercise and recreational sports will become more difficult and there would be disruption in travel. तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सम ऑफ एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स ऑन आवर लाइफ्स आर, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आजकल डैमेज टू आवर होम्स, हमारे होम्स जो है वो डैमेज हो रहे हैं। कैसे में? फायर और फ्लड्स में आग लग रही है, कहीं कहीं एकदम से बाढ़ आ जाती है,
आउटडोर वर्क जो है वो भी धीरे धीरे अब करना मुश्किल हो जाता है गर्मियों में, ठीक है। और हायर इलेक्ट्रिकल बिल्स, जो मतलब इतनी हम बिजली खर्च करते हैं, तो एसी और जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनके अंदर भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जो कार्बन की मात्रा को बढ़ा देते हैं वातावरण में, ठीक है। और ब्लैकआउट्स होने लग गए हैं, यानी कि बिजली बार बार चली जाती है। टैक्स जो है वो बढ़ते जा रहा है हमारे सरकार जो हम पे टैक्स बहुत सारा लगा देती है ना, वही मोर एलर्जीज और हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं लोगों को। फूड विल बी मोर एक्सपेंसिव, जो हमारा फूड है वो बहुत महंगा होता जा रहा है, वैरायटी कम होती जा रही है। और वाटर क्वालिटी जो है वो भी सफ़र कर रही है। वाटर हमें कहीं मतलब इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा जितना पहले कभी मिला करता था, मीठा पानी। अच्छा, और आउटडोर एक्सरसाइज और रिक्रिएशनल स्पोर्ट विल बिकम मोर डिफ़िकल्ट। हमारी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है, मॉर्निंग वॉक हो गई, एक्सरसाइज हो गई, और साथ में जो स्पोर्ट्स हो गए, वो भी खेलने के लिए अब बहुत दिक्कत हो रही है। और एंड देयर वुड बी डिस्ट्रप्शंस इन ट्रैवलिंग। तो और साथ में हम ट्रैवल पे जब निकलते हैं तो उसमें भी बहुत सारा हमें डिस्ट्रप्शंस होती है, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो नाउ लेट्स सी व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। अब देखते हैं इसके बारे में क्या किया जा सकता है। लेस फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर टैक्सेस, सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट, वर्क लेस, रिडक्शन इन हाउस होल्ड इनकम वुड लीड टू लेस अपॉर्चुनिटी फॉर ओवर कंजप्शन ऑफ लग्जरी गुड्स। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर कम ध्यान देना चाहिए, और हायर टैक्स थोड़े से और बढ़ा देने चाहिए, और साथ में सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट, हमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका उपयोग करना चाहिए। वर्क लेस, यानी कि बाहर जाके जो है काम कम करना चाहिए। और रिडक्शन ऑफ हाउस होल्ड इनकम, जो हाउस होल्ड इनकम है उसको थोड़ा सा कम करके वुड लीड टू लेस अपॉर्चुनिटी फॉर ओवर कंजम्पशन ऑफ लग्जरी गुड। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, और सरकार को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम अगर हो सकता है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए, सो दैट लोग कम बाहर निकलेंगे, कम जो है एयर पॉल्यूशन होगा, और जिसके कारण जो है लोग जैसे गाड़ी वगैरह अगर यूज़ करते हैं, लग्जरी गुड्स जैसे गाड़ी हो गई और 4 पहिए वाली कार हो गई, और ऐसी चीज़ों में जाना बंद कर देंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे, जिससे कि कम एयर पॉल्यूशन होगा। थिंक लोकली, कीपिंग इन द माइंड द इम्पैक्ट ऑन फार्मिंग, एनर्जी प्रोडक्शन एंड वेस्ट डिस्पोजल एट्सेट्रा। तो हमें ऐसा कुछ सोचना चाहिए जिससे कि हमारी जो खेती बाड़ी है उस पर भी कोई असर ना पड़े, और साथ में जो ऐसे कुछ टेक्नोलॉजिकल फार्मिंग हमें करनी चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट पड़ता है वो ना हो। टेक्नोलॉजी का यूज़ हो फार्मिंग में, और अच्छी से अच्छी वैरायटी हम उगा सकें, ठीक है, और गुड क्वालिटी ऑफ फूड उगा सकें। साथ में एनर्जी प्रोडक्शन हमें ऐसा करना चाहिए कि जो जैसे पवन चक्की हो गई और ये सोलर एनर्जी हो गई, तो इन सब का उपयोग करना चाहिए, सो दैट जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन है वो कम से कम हो। और वेस्ट डिस्पोजल का उपयोग नहीं करना चाहिए। लर्न अबाउट द नेचर एंड लुक आफ्टर इट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेचर के और एनवायरनमेंट के बारे में जागरूक होना चाहिए। लर्निंग एंड अप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्टिंग नेचर and technological advances must be used in conjunction with lifestyle changes। हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए उपयोग करना चाहिए, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, ठीक है। तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद करनी चाहिए जिससे कि एनवायरनमेंट को सेव किया जा सके और नेचर की रिस्पेक्ट की जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके एनवायरनमेंट के बारे में। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। और इस तरीके से हम मिलकर इस एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। कैसे? जागरूकता से। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो चलो अब हम इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। टू एड्रेस द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वी नीड टू, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर हमें डर कर बैठ जाना चाहिए और किसी मिरेकल होने का इंतज़ार करना चाहिए? नहीं। तो यहाँ पर हमें चीज़ों को बस होने देना चाहिए, ये भी गलत है। टेक एक्शन, और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, हाँ ये ठीक है। और लुक द डायरेक्शन फ्रॉम द अथॉरिटी, हमें ऊपर के अथॉरिटी का इंतज़ार करना चाहिए कि वो कुछ हमें डायरेक्शन देगी तो हम कुछ करेंगे, नहीं ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही, सी वाला जो है हमारा ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द पैसेज कन्वेज मैसेज, हमें क्या संदेशा देता है ये जो पैसेज है?
कि एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर रहो, हाँ, या केयरलेस हो जाओ, एकदम केयर फ्री हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ, नहीं। यहाँ पर ब्रिंग चेंज, हमें कुछ चेंज करना है एनवायरनमेंट के प्रति, मतलब जो है हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, चेंज करना है अपनी आदतों को, यस। तो और फॉरगेट एवरीथिंग, हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए, नहीं, ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और 1 और 3 सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है हमारा एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं अब। द फ्रेज थिंक लोकली रेफर टू, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है एकदम सही बैठेगा, ठीक है। और फिर थर्ड वाला क्वेश्चन है कि फ्रेज थिंक लोकली रेफर्स टू, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पे लोकली का मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखो कि हमें लोकल पीपल पे अटेंशन देनी चाहिए, नहीं, यहाँ पे लोकल पीपल की कोई बात नहीं की गई है। हमें प्रमोट करना चाहिए लोकल क्राफ्ट और आर्ट को, नहीं, ये भी गलत है। और कटिंग टाइज विद ग्लोबल पार्टनर, हमें ग्लोबल पार्टनर्स के साथ अपने रिलेशंस कट कर देने चाहिए, ये भी गलत है। तो हमें क्या बोला गया यहाँ पे, लोकल जो चीज़ें हैं उनको उपयोग करने को बोला गया है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, तो यहाँ पर रिसोर्स को यूज़ करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर सी हो जाएगा, सही। तो यहाँ पर देखो, मैं एक बार ठीक से लगा देती हूँ, ये सी वाला आंसर पहले का था और यहाँ पर डी वाला आंसर था, यहाँ पे फिर से सी वाला आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द राइट अप अटेम्प्ट्स टू डैश द रीडर्स, ये जो ऊपर पैराग्राफ पढ़ा है ये क्या करना चाहता है, मतलब रीडर्स के को किस तरीके से क्या मैसेज देना चाहता है। हमें डराना चाहता है एनवायरनमेंट के बारे में, नहीं। हमें उकसाना चाहता है एनवायरनमेंट के बारे में, ये भी नहीं। हमें अवेयर करना चाहता है, हाँ, हमें अवेयर करना चाहता है, जानकारी देना चाहता है। तो यहाँ पे भी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ का। अब फिफ्थ देखते हैं, अ डिग्रेडेशन, सॉरी, विच वर्ड इन द पैसेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू बीइंग इनटॉलरेबल, तो यहाँ पे इनटॉलरेबल जो ऊपर ये इनटॉलरेबल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सह ना पाना, तो यहाँ पर अनबियरेबल होगा हमारा आंसर, ठीक है। अनबियरेबल और इनटॉलरेबल दोनों सिनोनिम्स हैं, यानी कि पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ पर सिक्स्थ देखते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसेस मस्ट बी यूज्ड इन कंजक्शन विद लाइफस्टाइल चेंजेस, द स्टेटमेंट रेफर्स टू, ये जो स्टेटमेंट है इसका हमें मतलब बताना है कि इसके अंदर क्या बोला गया है कि हमें टेक्नोलॉजी का तो यूज़ करना है और साथ में अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज करना है, सो दैट हम तालमेल बिठा सकें दोनों के अंदर। टेक्नोलॉजी के इतना भी अपने सर पे सवार नहीं कर लेना चाहिए टेक्नोलॉजी को कि हम एकदम ही सब कुछ छोड़कर बैठ जाएं, और हमें अपनी लाइफस्टाइल को इतना भी रिजिड नहीं कर लेना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का उपयोग ही करना ना आए। तो दोनों के बीच में तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए है, हम टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर आवर कंफर्ट, हमें टेक्नोलॉजी को अपने कंफर्ट के लिए उपयोग करना चाहिए, ऊपर पैराग्राफ में ये बताया हुआ है, नहीं। रिलाइंग ऑन टेक्नोलॉजी फॉर एवरीथिंग, हमें पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो जाना चाहिए, नहीं। टेक्नोलॉजी इज़ अ गाइड फॉर आवर लाइफस्टाइल, की टेक्नोलॉजी हमें कैसे मतलब गाइड करती है कि हमें कैसे जीना चाहिए, नहीं, ये भी गलत है। तो फिर किस ये लाइन जो है ना, ये किस चीज़ को डिनोट कर रही है, ये डी वाले ऑप्शन को डिनोट कर रहा है कि मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड लाइफस्टाइल, हमें टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल के बीच में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। तो ये जो वाक्य है ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, तो ये जो है डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं एक बारी फिर से पूरे इसके आंसर्स लगा रही हूँ ढंग से, एक बारी देख लीजिए। फर्स्ट वाले का सी हो जाएगा, सेकंड वाले का डी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, यहाँ पे भी सी हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा अनबियरेबल, और नेक्स्ट है, एक मिनट, सिक्स्थ वाले का डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया आज की वर्कशीट। थैंक यू।